एक गांव में एक गधा और एक मुर्गा रहते थे। गधा मूर्ख और घमंडी था, जबकि मुर्गा चतुर और मददगार था। वो गधे को हमेशा समझाता रहता था, लेकिन गधा अपने ही मन की करता रहता था। मुर्गा हमेशा गधे की सुरक्षा की बात सोचता था और उसे बचाने का भरसक प्रयत्न करता था। देखो दोस्त, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आते ही मैं तुम्हें आवाज देकर सावधान होने का इशारा करूंगा। तुम वहाँ से हट जाना और मुसीबत टल जाएगी। अरे भाई, मैं खुद इतना सक्षम और ताकतवर हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम छोटे जीव हो, तुम्हें खतरों से बचकर रहना चाहिए। तुम मेरी चिंता करने की बजाय अपनी ही चिंता किया करो। दोस्त, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझा दिया। फिर भी तुम सतर्क रहा करो। कहते हैं दुर्घटना से बचकर रहना मानो अक्लमंद का कहना। एक दिन गधा खेत के पास मिट्टी में लौट रहा था। उसके शरीर पर बहुत मिट्टी लग गई थी। उसके बाद वो एक खेत में हरियाली देखकर अंदर चला गया। वहीं एक मोटा तगड़ा सांड भी पहले से चल रहा था। सांड ने गुस्से से गधे को देखा। गधे को भी गुस्सा आ गया। उसी समय वहाँ मुर्गा भी आ गया। गधे ने बड़ी बड़ी आंख करके सांड को देखा। क्या देख रहा है बे? उठाकर पटक दूंगा। यह सुनकर सांड बहुत क्रोधित हो गया। वो गधे पर आक्रमण करने ही जा रहा था कि मुर्गा उसके पास पहुंच गया। नंदी महाराज, मेरी बात सुनो। इस गधे के शरीर में भयानक खुजली का रोग लगा हुआ है। ये खुजली मिटाने के लिए मिट्टी में लौटता है। देख लो, उसके शरीर में बहुत सारी मिट्टी लगी है। यदि आप उसको छुओगे तो खुजली आपको भी लग जाएगी। तब मिट्टी में लौटते रह जाओगे, लेकिन खुजली से छुटकारा नहीं पाओगे। आप बुद्धिमान हो, समझ गए होंगे। पास में दूसरा खेत है, इससे भी हरा भरा है। वहाँ जाइए और पेट भरकर खाइए। होशियार मुर्गे की बात सांड की समझ में आ गई और वो चुपचाप दूसरे खेत में चला गया। इस तरह गधा पिटने से बच गया। गधे का घमंड कम नहीं हुआ था। देख लिया मुर्गा भाई, सांड मुझसे डर गया। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो आज उसकी बहुत पिटाई होती। देखो दोस्त, मैंने उसे समझाया और वो मान गया। आ बैल, मुझे मार नहीं करना चाहिए। लड़ाई अच्छी नहीं होती। कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो किसी को भी पटक सकता हूँ। मुर्गा सोचने लगा कि अब इसको समझाना व्यर्थ है। घमंड का पर्दा अभी तक नहीं हटा है। एक दिन गधा खेत में चल रहा था। उसी समय एक बाघ जंगल से निकलकर खेत की तरफ आ रहा था। वो अपने शिकार की तलाश में था। गधे ने बाघ को नहीं देखा, जबकि मुर्गा एक ऊंचे स्थान पर बैठा था, इसलिए उसने बाघ को तुरंत देख लिया। वो समझ गया कि गधे के प्राण संकट में हैं। उसने झट से जोर जोर से बांग देना शुरू कर दिया। बाघ ने मुर्गे की लगातार आवाज सुनी तो चौंक गया। उसे लगा कि ये आवाज उसके लिए खतरे की घंटी है। अभी सब गांव वाले आएंगे और मुझे लाठी से मार कर ही दम लेंगे। इससे अच्छा होगा जंगल की राह पकड़ लूं। वो अपनी जान बचाने के लिए मुड़ गया और जंगल की तरफ भाग निकला। उसी समय गधे की नजर बाघ पर पड़ गई। घमंडी और मूर्ख गधे ने सोचा कि बाघ उससे डरकर भाग रहा है। ऐसा लगता है ये बाघ मेरे बारे में नहीं जानता था, वरना यहाँ आने की हिम्मत ना करता। अब जब उसने मुझे देखा तो डर गया। मैं अभी इसे चलकर मारता हूँ ताकि ये दोबारा ना आ सके। बाघ भाग रहा था और गधा भी उसका पीछा करने लगा। घमंड के बस में मूर्ख गधा पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोनों जंगल में पहुंच गए। बाघ ने मुड़कर देखा कि गधा पीछे आ रहा है तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि मैं शिकार की तलाश में गया था, यहाँ खुद शिकार मेरे पास दौड़ा चला आ रहा है। ये तो किस्मत की बात है। वो मुड़ा और उसने गधे पर वार कर दिया। गधे का घमंड चूर हो गया और वो भी नीचे गिर पड़ा। उसकी मूर्खता और घमंड के कारण बाघ ने उसे मारा और खा गया।
इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खतरे से दूर रहना चाहिए, बुद्धिमान की राय माननी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर अपनी पीठ पर इधर से उधर ले जाया करता। धोबी कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता। वहाँ आसपास में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो चला था। एक दिन उस गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया, अब क्या बताऊं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। सियार बोला, बस इतनी सी बात तो समझो आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस वहाँ से हर रात घुसकर चख कर आता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। अरे तुम भी मेरे साथ आया करो। ये सुनते ही गधे ने हाँ कह दिया। फिर बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। सियार ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि कुछ ढेंचू राग गाऊं। सियार ने तुरंत चेतावनी दी, ना 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 ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधा बोला, अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? सियार ने हाथ जोड़े, देखो, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरे आवाज की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। सियार बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह बंद रखो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा। अरे मूर्ख सियार, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। सियार वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा था। रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसे। बस फिर क्या था? चौकीदार ने डंडे से गधे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। यह कहानी एक चतुर गधे की है।
वैसे लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में किसी बाहरी जानवर को रहने नहीं देता था। हमेशा बड़े आराम से घास और छोटे मोटे फल खाते रहता था। उसने अपना नाम स्वयं घोषित होशियार चंद रख दिया था। छोटे मोटे पशु पक्षी उसे होशियार के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन होशियार के पास एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि यहीं रहेंगे, हरी हरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। होशियार गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ी तो वह उन्हें वहाँ से हटाने के बारे में सोचने लगा। वह झट से उनके पास पहुँच गया। अरे तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाई है। अरे 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 तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर सिंह का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर सिंह का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? हाय भैया, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। होशियार समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन हिरनी के साथ होशियार भी डर गया। हिरन और हिरनी झाड़ी में जाकर छुप गए। शेर की आहट पाते ही होशियार समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। उसके इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले होशियार ने सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, अब झटपट बताओ, वे दोनों किस तरफ गए हैं? होशियार ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। शेर भागते हुए निकल गया। हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने होशियार का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे, लेकिन आपकी युक्ति से शेर नामक बला टल गई। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। होशियार भी बड़े मजे से घास चरने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे गधे, मुझे तूने हिरन हिरनी का पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई भी हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। अरे हुजूर, ये हिरन है। एक जगह कहाँ रुकते हैं? चौकड़ी मारकर भाग गए होंगे। आप मुझे सोचने दे, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अबे, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ। तो बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे खाऊंगा। हुजूर, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है।
यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिए ना। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा कि गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मेरे हाथ आएगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। हुजूर, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है हुजूर। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपका दिन शानदार होने जा रहा है। शेर होशियार गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा कि होशियार ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आकाश के तारे एक साथ नजर आने लगे। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं गधे की दुलत्ती गधा ही सह सकता है। शेर या दूसरे जानवर के बस की बात नहीं थी। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, शरीर जगह जगह फूट चुका था। इस तरह से होशियार गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। नकली हिरन। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल में बहुत सारे हिरन भी रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उन्हीं में एक हिरन जिसका नाम शांति था बहुत कम बोलती थी और शांत रहना पसंद करती थी। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन दो हिरन आपस में बात कर रहे थे। पहला हिरन बोला, मुझे एक बार ना बहुत अच्छा फल मिला था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे हिरन ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन अमरूद का फल मिला था, मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया। वहीं शांति हिरन चुपचाप बैठी थी। तब हिरन के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम हिरणों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहती हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली हिरन लगती ही नहीं हो, तुम नकली हिरन हो। इस पर सभी हिरन उसे नकली हिरन कहकर बुलाने लगे, लेकिन शांति हिरन फिर भी चुप थी। एक दिन रात में मुखिया हिरन की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी हिरन हिरनी तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया हिरन ने कहा, देखिए मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए देखा है। वो चोर आप में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा, उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन कान बाहर दिख रहे थे। उसका रंग पीला नारंगी था। अब पूरे झुंड की निगाह शांति हिरन और क्रांति हिरन नाम के एक दूसरे हिरन पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों के रंग पीले नारंगी थे। यह सुनकर सभी मुखिया हिरन से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया हिरन ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक तोते से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए तोते को बुलाया गया। तोते ने पीले नारंगी वाले शांति और क्रांति हिरन को सामने बुलाया। तोते ने दोनों हिरनों से पूछा, तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर क्रांति हिरन जोर जोर से बोलने लगी, मैं उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चली गई।
वहीं शांति हिरन ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं उस रात सो रही थी। इस बात को सुनकर तोते ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर क्रांति हिरन फिर बड़ी तेज आवाज में बोली, मैं उस रात सो रही थी। मेरे बारे में सब जानती है। ये चोरी शांति हिरन ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ी है। शांति हिरन चुपचाप वहाँ खड़ी थी। सभा में मौजूद सभी हिरन और अन्य जानवर चुपचाप यह सब देख रहे थे। शांति हिरन फिर धीमी आवाज में बोली, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर तोता मुस्कुरा कर बोला, चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से तोते की ओर देखने लगे। तोते ने बताया, चोरी क्रांति हिरन ने की है। इस पर मुखिया हिरन ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? तोते ने मुस्कुरा कर कहा, क्रांति हिरन जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगी हुई है, जबकि शांति हिरन जानती है कि वह सच बोल रही है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रही थी। तोते ने आगे कहा, वैसे भी क्रांति हिरन बहुत बोलती है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्रांति हिरन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सबसे माफी मांगी। यह सुनकर सभी जानवर क्रांति हिरन को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन शांति हिरन ने कहा, मुखिया जी, क्रांति ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया हिरन ने क्रांति हिरन को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जरूरत के समय ही बोलना चाहिए।